So, good morning, all of you. This is Anush Srivastav. Our today's topic is oxidative phosphorylation. तो हम आज बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता क्या है। तो इसका पहला पॉइंट अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन द यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स जितने होते हैं उसमें जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है वो सारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इट इज द प्रोसेस इन विच एटीपी इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनएडीएच और एफएडीएच2। ठीक है। ये एटीपी इसमें फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन होता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कहां से, एनएडीएच से एफएडीएच या और एनएडीएच या एफएडीएच से ये O2 में, ऑक्सीजन में, बाय द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में ये एक सीक्वेंस के रूप में ये जब हमारा एटीपी ये फॉर्म होता है, और कब फॉर्म होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहां से, एनएडीएच या एफएडीएच2 से कहां पर, O2 में। नेक्स्ट बात करेंगे, दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लीड्स टू द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहां से, थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। कैसे होता है, बाय द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। प्रोटॉन का पंपिंग होता है कहां से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। नेक्स्ट बात करेंगे, ATP is synthesized when protons flow back to the mitochondrial matrix through an enzyme complex। जब हमारा ये ATP तब सिंथेसाइज होता है जब हमारा प्रोटॉन वापस कहां पे आता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहां से, एंजाइम कॉम्प्लेक्स में से। एंजाइम कॉम्प्लेक्स में से हमारा प्रोटॉन्स वापस आता है और इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन या सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट स्लाइड बात करेंगे, unlike substrate level phosphorylation it does not involve phosphorylated intermediates। इसमें कोई भी phosphorylated intermediates का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। नेक्स्ट बात करेंगे, thus the oxidation of the fuels and the phosphorylation of the ADP are coupled by the proton gradient across the inner mitochondrial membrane। सारा ये कपलिंग होता है कहां पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट का माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख भी रहे हैं। नेक्स्ट है, द एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कैरीड आउट बाय एन एंजाइम कॉल्ड एटीपी सिंथेटेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं एटीपी का फॉर्मेशन इसमें होता है, तो इसमें जो एंजाइम है वो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, जो कहां पे लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो हमारा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है वो कहां पे लोकेटेड होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इसका लोकेशन होता है। मतलब ये यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें पहला पॉइंट है, द डिस्कवरी दिस वाज डिस्कवर्ड इन 1948 बाय यूजीन कैनेडी। यूजीन कैनेडी से इसको डिस्कवर किए थे, और उनके साथ साथ एल्बर्ट लेनिंगर भी साथ में डिस्कवर किए थे। क्या डिस्कवर किए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इज द मेन साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, मेन ऑक्सीडेटिव साइट होता है फॉस्फोरिलेशन के लिए, किसमें, यूकैरियोट्स में। ठीक है। और इस तरीके से इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न फेज ऑफ द स्टडी इन बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसडक्शन। ठीक है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, कैनेडी और लेनिंगर। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बिगिंस विद द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द रेस्पिरेटरी चेन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तब शुरू होता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स का एंट्री होता है, कब, रेस्पिरेटरी, किसमें, रेस्पिरेटरी चेन में। तो कुल मिला जुला के जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तभी हमारा स्टार्ट होता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स का एंट्री होता है किसमें, रेस्पिरेटरी चेन में। नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरा पॉइंट,
most of these electrons arise from the action of dehydrogenase that collect electrons from catabolic pathway and funnel into universal electron acceptor निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स और फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स। जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां से अराइज होते हैं, किसके एक्शन से, डीहाइड्रोजिनेज के एक्शन से। ये हमारा एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेज, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है, कहां से, कैटाबॉलिक पाथवे से, और कहां से, एंड फनेल इनटू मतलब उसमें कहां पे पोर करता है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स या फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स, वहां पे। और कैटाबॉलिक एक्टिविटी से ये कलेक्ट करता है, सॉरी कैटाबॉलिक पाथवे से ये कलेक्ट करता है और कहां पे जाके देता है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में क्या क्या है, निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड्स और फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, लास्ट में हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज एफिशिएंटली कंजर्व्ड इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हमारा है हो रहा है, उसमें से जो एनर्जी है वो क्या कंजर्व हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट में कंजर्व हो रहा है। तो देखेंगे पहला, द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH through the respiratory chain to molecular oxygen can be written as NADH plus H plus half O2 that gives NAD plus H2O। ये जो हमारा एक रिएक्शन बनाया गया है जिसमें हम देखेंगे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है NADH से के थ्रू, NADH से, और किसके थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, द नेट रिएक्शन इज हाईली एक्सर्जोनिक। एक्सर्जनिक मतलब एनर्जी कंजर्वेटिव होता है, एनर्जी रिक्वायर होता है। तीसरा है, फॉर द रेडॉक्स पेयर NAD प्लस NADH इलेक्ट्रॉन इज 0.30320 V, ये हमारा यूनिट है। ठीक है, एनर्जी जितना हमारा कंज्यूम हो रहा है। एंड फॉर द पेयर O2/H2O, ये हमारा टोटल मतलब एनर्जी इतना कंज्यूम हो रहा है। नेक्स्ट वही लिखा है, total heat energy for this reaction is therefore 1.14 V and standard free energy change, जिसे इसको कहा गया है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, इज 220 किलो जूल पर मोल। ठीक है, NADS में से 220 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड हो रहा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसा कि हम जान रहे हैं ये सारा फंक्शनिंग हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है, इन एक्टिवली रेस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया द एक्शन ऑफ मैनी डिहाइड्रोजिनेज कीप्स द एक्चुअल NADH या NAD, ये इसको जो क्या कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज के एक्शन से ये हमारा ये कंजर्व हो रहा है, ये प्रॉपर रेशियो में NADH और NAD ratio well above unity, and the real free energy changes for the reaction is substantially greater than, अब जो एनर्जी उसमें से जो बन रहा है फ्री एनर्जी वो 220 किलो जूल पर मोल हो रहा है, या उससे ज्यादा कह सकते हैं। नेक्स्ट है, मच ऑफ दिस एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन आउट ऑफ द मैट्रिक्स। और ये सारे जो एनर्जी हमारा जो बन रहा है वो किसमें यूज होता है, इट इज यूज टू पंप प्रोटॉन आउट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए ये एनर्जी यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, फॉर ईच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू O2 4 प्रोटॉन्स आर पंप्ड आउट बाय कॉम्प्लेक्स। जो हाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा ट्रांसफर हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन में, इसमें से 4 प्रोटॉन्स हमारा पंप आउट हो जा रहे हैं, निकल बाहर आ जा रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स से। 4 बाय द कॉम्प्लेक्स 3 एंड 2 बाय द कॉम्प्लेक्स 4, मतलब अलग अलग कॉम्प्लेक्स से अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम बाहर निकाल रहे हैं पंपिंग बाय द मेथड ऑफ पंपिंग।
तो इसमें देख रहे हैं 4 प्रोटॉन्स आर फॉर्म्ड आउट बाय द कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन बाहर निकाल रहे हैं, 4 बाय द कॉम्प्लेक्स 3, थर्ड कॉम्प्लेक्स से 4 प्रोटॉन्स बाहर निकाल रहे हैं, एंड 2 बाय द कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स से हम ये कितने प्रोटॉन बाहर निकाल रहे हैं, 2 प्रोटॉन बाहर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है केमी ऑस्मोटिक मॉडल। केमी ऑस्मोटिक मॉडल इसे पीटर मिटकेल ने दिया था। तो लिखा हुआ है पीटर मिटकेल या पीटर मिटसेल proposed that electron transport and ATP synthesis are coupled by a proton gradient across the inner mitochondrial membrane। ये जो पीटर मिटसेल प्रपोज किए थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी सिंथेसिस आर कपल्ड बाय द प्रोटॉन ग्रेडियंट। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एटीपी सिंथेसिस किसके द्वारा कपल्ड होते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा कपल्ड होते हैं, और किसके अक्रॉस में, किसके बाहर या किसके थ्रू, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। किसके अक्रॉस में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में ये होते हैं। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द रेस्पिरेटरी चेन लीड्स टू द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू जब ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की पंपिंग होती है कहां से, फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। किधर से, फ्रॉम द मैट्रिक ऑफ द साइटोप्लाज्मिक साइड, साइटोप्लाज्मिक साइड के मैट्रिक्स से, जो कि कहां लोकेटेड होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट है द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स लोअर इन द मैट्रिक्स। इसमें जो मैट्रिक्स हमारा है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहेंगे, तो इसमें क्या होता है, जो H का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो घट जाता है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैट्रिक्स साइड नेगेटिव इज जनरेटेड। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मैट्रिक्स साइड में जनरेट होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, प्रोटॉन देन फ्लो बैक इनटू द मैट्रिक्स टू इक्वलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोटॉन वापस उसमें मैट्रिक्स में फ्लो कर जाता है, किस लिए, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर मात्रा में इक्वलाइज हो जाए। नेक्स्ट है दिस फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय एटीपी सिंथेटेज। जो हमारा ये प्रोटॉन्स का फ्लो होता है, इससे हमारा क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इसमें जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा एंजाइम है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है। नेक्स्ट है हमारा the pH gradient and membrane potential constitute a proton motive force that is used to drive ATP synthesis। जो हमारा pH gradient है और membrane potential constitution है, जो कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, जिसमें हमारे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हमारा प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है, उसी से हमारा क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है या एटीपी का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या है, इसमें पहला पॉइंट बात करेंगे, द एनर्जी रिच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड प्रोटॉन मोटिव फोर्स। जो हमारा प्रोटॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, किसका, प्रोटॉन्स का, उसी फोर्स को या उसी एनर्जी को क्या कहेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट है द प्रोटॉन मोटिव फोर्स कैन बी थॉट ऑफ as being composed of two components। दो कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, पहला हमारा केमिकल और दूसरा चार्ज। तो हमारा प्रोटॉन मोटिव फोर्स में दो कंपोनेंट होते हैं, पहला केमिकल ग्रेडियंट और दूसरा चार्ज ग्रेडियंट। नेक्स्ट है द केमिकल ग्रेडियंट फॉर प्रोटॉन्स इज द pH gradient and the charge gradient of charge gradient is created by the positive charge on the unequally distributed protons forming the chemical gradient। इसमें क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा केमिकल ग्रेडियंट और चार्ज ग्रेडियंट होता है। तो केमिकल ग्रेडियंट हमारा ये होता है कि जितने केमिकल ग्रेडियंट्स हैं प्रोटॉन्स के लिए वो pH ग्रेडियंट होते हैं, pH रिलेटेड होते हैं, और चार्ज ग्रेडियंट सारे में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। और वही पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटॉन्स में होते हैं,
जो कि केमिकल ग्रेडियंट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेटेज अ लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो हमारा एटीपी सिंथेटेज है किसमें, लार्ज एंजाइम कॉम्प्लेक्स में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये क्या करता है, इट कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। ठीक है, एडीपी और पीआई से एटीपी के फॉर्म में ये हमारा ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज accompanied by the flow of protons from the p to n side of the membrane। ये प्रोटॉन का फ्लो करता है कहां से, p से n साइड ऑफ द मेम्ब्रेन से ये फ्लो करेगा, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में ये फ्लो करेगा। तो प्रोटॉन का मेनली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोइंग ऑफ द प्रोटॉन, and we have also studied that enzyme the enzyme is ATP synthetase, which is responsible for the formation of the ATP in the mitochondria। Next, ATP synthetase, it is also called complex B। ATP synthetase को हम complex B भी कहते हैं। Next है it is large complex enzyme that looks like a ball on the stick, on a stick। ये ऐसा एंजाइम है जो कि लार्ज होता है, बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है और कैसा दिखता है कि एक ऐसा बॉल जो कि स्टिक पे रुका हुआ है, एक छड़ी पे रुका हुआ है, इस एंजाइम का ऐसा स्ट्रक्चर है, या दिस एंजाइम लुक लाइक एज अ बॉल ऑन अ स्टिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, मच ऑफ द स्टिक पार्ट कॉल्ड एफओ सब यूनिट is embedded in the inner mitochondrial membrane। जो हमारा स्टिक वाला पार्ट है जिसे हम एफओ सब यूनिट कहते हैं, वो हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है या लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, तो स्टिक जो है एफओ सब यूनिट इसे कहते हैं और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ रहता है। द 85 एंगस्ट्रॉन, ये एंगस्ट्रॉन ही है, डायमीटर बॉल, ये 85 एक्स्ट्रॉन डायमीटर बॉल का होता है, कॉल्ड F1 सब यूनिट। इसे इसको जो बॉल है उसे F1 सब यूनिट कहेंगे, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये भी हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही पाया जाता है। द F1 सब यूनिट कंटेन्स द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द सिंथेटेज। दो F1 ये सब यूनिट जो बॉल वाला जिसे हम F1 सब यूनिट कहे हैं, वो क्या करता है, उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द सिंथेटेज, जो हमारा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है उसका कैटालिटिक एक्टिविटी इस बॉल में F1 सब यूनिट में पाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे F1 सब यूनिट का ही जो बॉल है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा 3, बीटा 3, ये सिग्मा और एप्सिलॉन। ये 5 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट विच मेक्स अप द बल्क ऑफ द F1, ये F1 का बल्क बनाता है और हेक्सामेरिक रिंग के फॉर्म में ये अरेंजमेंट इसका रहता है। ठीक है, ओनली द बीटा सब यूनिट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द कैटालिसिस, और जो बाकी ये है अल्फा, बीटा, फाई, सिग्मा, एप्सिलॉन, ये सारे ये क्या करते हैं, तो इसमें सिर्फ बीटा वाला जो सब यूनिट है ये सीधे हमारा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बाकी उसका एक तरह से स्ट्रक्चरल पार्ट्स ही रहता है। ठीक है, F0 सब यूनिट जो हमारा स्टिक वाला है, तो इसमें इट इज अ हाइड्रोफोबिक सेगमेंट दैट स्पैन्स द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होता है और कहाँ पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। FO कंटेन्स द प्रोटॉन चैनल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटॉन चैनल इसमें पाया जाता है, FO जो जिसे कहते हैं। दिस चैनल कंसिस्ट ऑफ अ रिंग कंप्राइजिंग फ्रॉम 10 to 14 C सब यूनिट, और जो इसमें चैनल होता है उसमें कितने रिंग रहेंगे, 10 से 14 C सब यूनिट, मतलब 10 से 14 सब यूनिट इसके रहेंगे, और वो किसमें रहेंगे, एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, मतलब उसी मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अ सिंगल सब यूनिट बाइंड्स टू द आउटसाइड ऑफ द रिंग। जो सब यूनिट्स हैं वो रिंग, जो आउटसाइड के रिंग हैं
ये जो बाहरी हिस्से हैं उसी के तरफ लिपटे हुए रहते हैं, उसी से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है the FO and F1 subunits are connected in two ways by the central stack and the by an exterior column. F1 और F0 जो हमारा सब यूनिट है वो सेंट्रली भी कनेक्टेड रह रहा है और एक्सटीरियर की तरफ से, बाहरी की तरफ से भी कनेक्टेड रह रहा है। ठीक है। द एक्सटीरियर कॉलम कंसिस्ट ऑफ 1 A सब यूनिट, 2 6 सब यूनिट एंड सिग्मा, ये सिग्मा है सब यूनिट। तो इस तरीके से सब यूनिट मतलब अलग अलग उसका सब यूनिट है। We can think of the enzymes consisting of the moving part and a stationary part. कुछ एंजाइम्स जैसे रहते हैं वो मूविंग फेज में रहते हैं और कुछ स्टेशनरी फेज में होते हैं। द मूविंग यूनिट और रोटर कंसिस्ट ऑफ द सीरिंग एंड ये वाला स्टार्क स्टेशनरी यूनिट। इसमें कुछ हैं जो स्टेशनरी फॉर्म में रहेंगे, कुछ मूविंग फॉर्म में रहेंगे। ठीक है एंजाइम्स। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज नॉट टू फॉर्म एटीपी बट टू रिलीज इट फ्रॉम सिंथेटेज। जो हमारा सिंथेटेज एंजाइम है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, वो क्या करता है, प्रोटॉन के थ्रू रिलीज होता है। तो ये क्या लिखा भी है, रोल ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज नॉट टू फॉर्म एटीपी, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट का काम सिर्फ एटीपी बनाना नहीं है, लेकिन क्या है, बट टू रिलीज इट फ्रॉम द सिंथेटेज, मतलब सिंथेटेज के हेल्प से इसके थ्रू हम वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द न्यूली सिंथेसाइज्ड एटीपी डज नॉट लीव द सरफेस ऑफ द एंजाइम। जो नया नया एटीपी का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, वो आराम से या इजीली वो उसको सरफेस ऑफ द एंजाइम को छोड़ता नहीं है। इट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट कॉजेज द एंजाइम टू रिलीज एटीपी फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। जो यही हमारा, जब वो क्या कहते हैं, जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो सरफेस ऑफ द एंजाइम को नहीं छोड़ता है, तो क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा यूज होता है। वो क्या करता है, एटीपी को एंजाइम से एक तरह से रिलीज कराता है। तो लिखा भी है इट इज द प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट कॉजेज द एंजाइम टू रिलीज द एटीपी फ्रॉम द सरफेस। तो वो एंजाइम से एटीपी को जो रिलीज कराता है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हमारा फॉर द continued synthesis of ATP, the enzyme must cycle between a form that binds ATP very tightly and form a that release ATP। देखिए, और जब इसका हम continued synthesis चाहते हैं ATP का, तो एंजाइम जो होता है उसमें साइकिल करते रहे, किसमें, वो एक्टिव फॉर्म में रहे कि वो ATP से बाइंड करे और वो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअसली ATP को रिलीज करे। ठीक है, एडीपी किससे बाइंड करे, एडीपी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एडीपी है बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म। पॉल बॉयर proposed the binding change mechanism for proton driven ATP synthase। ये पॉल बॉयर थे, इन्होंने बताया था कि बाइंडिंग मैकेनिज्म क्या होता है, बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म क्या होता है, किसके लिए, प्रोटॉन ड्राइवन एटीपी सिंथेसिस के लिए। मतलब जो एटीपी सिंथेसिस प्रोटॉन से हो रहा है वो हमारा उसमें बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म कैसे कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें द प्रोपोजल स्टेट्स दैट द बीटा सब यूनिट कैन परफॉर्म दीज सीक्वेंशियल स्टेप्स इन द फंक्शन ऑफ एटीपी सिंथेसिस बाय चेंजिंग कन्फर्मेशन। तो ये इन्होंने बताया था कि बीटा सब यूनिट जो होता है वो सीक्वेंशियल स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा इस तरीके से एटीपी सिंथेसिस होगा बाय चेंजिंग इट्स कन्फर्मेशन। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद द, ये क्या कहेंगे, अल्फा बीटा, इसे गामा कहेंगे। ठीक है, तो जो भी है इसके देख लीजिएगा, सब यूनिट मेक द 3 स्टेप बीटा सब यूनिट अनइक्विवेलेंट। तो ये सब यूनिट जो होता है क्या करता है, ये जो सब यूनिट होता है इसको बीटा सब यूनिट अनइक्विवेलेंट बना लेता है, 3 बीटा सब यूनिट बना लेता है। ठीक है,
नेक्स्ट है वन बीटा सब यूनिट कैन बी इन द लूज कंफर्मेशन। जो बीटा सब यूनिट होता है, एक बीटा सब यूनिट जो होता है वो लूज कंफर्मेशन बना सकता है। दिस कंफर्मेशन बाइंड टू एडीपी एंड पीआई। और जो यही बीटा सब यूनिट जो कि लूज कंफर्मेशन में है वो एडीपी और पीआई से बाइंड कर जाएगा। फिर नेक्स्ट है अ सेकंड सब यूनिट कैन बी इन द टाइट कंफर्मेशन, जिसे टी से डिनोट किया गया है। जो सेकंड सब यूनिट है वो टाइट कंफर्मेशन में रहेगा और वही कंफर्मेशन किससे बाइंड करेगा, एटीपी के साथ, विद द ग्रेट एविडिटी। मतलब उसके साथ बहुत टाइटली बाइंड करेगा और क्या हमें मिलेगा, एडीपी एंड पीआई इंटू एटीपी। और वही एडीपी और पीआई हमारा एटीपी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेकंड सब यूनिट जो टाइट कंफर्मेशन से बाइंडिंग हो रहा है। नेक्स्ट है द फाइनल सब यूनिट विल बी इन द ओ और ओपन फॉर्म में रहेगा, फ्रॉम वेयर एटीपी इज रिलीज एंड एडीपी एंड पीआई बाइंड्स टू द ओ सब यूनिट, ओ फॉर्म सब यूनिट। और जो हमारा ओ वाला है, वो वाला जिसे हम ओपन सब यूनिट कहते हैं, वो क्या किससे बाइंड करेगा, एडीपी और पीआई से बाइंड करेगा और हमें एटीपी रिलीज करेगा। नेक्स्ट है ये वाला जो सब यूनिट है वो ड्राइव द इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री फॉर्म्स एंड एटीपी इन सिंथेसाइज। जो हमारा ये वाला सब यूनिट है वो इंटर कन्वर्जन कर रहा है और एटीपी, इस तरीके से एटीपी हमारा सिंथेसाइज हो रहा है। ये हम डायग्राम देखेंगे, इस तरीके से हमारा एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोटॉन फ्लो अराउंड द सी रिंग पावर एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट ही कर लेते हैं, इसे कंटिन्यू कर देते हैं, मुश्किल से 5-7 स्लाइड और है। तो इसमें लिखा है द स्ट्रीमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द एफओ स्पोर causes the cylinder of C subunits and the attached ये subunit to rotate along its long axis which is perpendicular to the plane of the membrane। तो इसका एक तरह से प्रोटॉन का स्ट्रीमिंग होता है FO4 से, जिससे हमारा सिलेंड्रिकल C यूनिट इससे अटैच होता है, इस सब यूनिट से अटैच होता है और इसका एक ही एक्सिस पे रोटेशन होता है जो कि मेम्ब्रेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है the Y subunits come in contact with the beta subunit which force the three beta subunit to interact in such a way that one subunit assume the beta empty conformation। और इस तरीके से बीटा एम्प्टी कंफर्मेशन हो जाते हैं, मतलब कुल मिला जुला के हमारा एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।